वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रावे भी कहते हैं। और ये बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के स्टूडेंट्स को 7th सेमेस्टर में अटेंड करना पड़ता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रावे होता क्या है, किस तरह से इसको किया जाता है, इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं या समझाई जाती हैं या फिर आपके जीवन में उतारी जाती हैं। गवर्नमेंट ने रावे क्यों मैंडेटरी किया है बीएससी एजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस का पर्पस क्या है। तो नाम से जैसा विदित हो रहा है, ये एक ऐसा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है या ऐसा आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा प्राइमरीली टू अंडरस्टैंड द रूरल सिचुएशंस। देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अर्बन बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने कभी गांव की पृष्ठभूमि नहीं देखी होती है, जिन्हें नहीं पता होता है कि जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या क्या परेशानियां आती हैं। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक, वो सब था टेक्स्ट बुक के ज़रिए। हालांकि 3rd ईयर में आप लोगों को प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, जिसमें आप लोगों को कुछ फील्ड आपको दे दी जाती है और आपको राइट फ्रॉम प्लॉइंग ऑफ द लैंड टिल हार्वेस्टिंग आपको सारे काम सिखाए जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है, एक छोटी सी फील्ड दी जाती है आपको कहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी में या उसके आउटस्कर्ट्स में। लेकिन जो ये रावे है, इसमें आपको अटैच किया जाता है विलेजेस के साथ, ताकि सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं, आप लोग उसके आसपास का जो किसानों का जो पारिवारिक रहन सहन होता है, उनके घरों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से वो लोग उनका क्या माइंडसेट होता है कि अगर उनको लोन लेना है तो किस तरह से वो सोचते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन बसर करते हैं, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। जिससे कि अगर आपको किसानों के लिए ही काम करना है तो आपको बिल्कुल जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतर के उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और एक सेतु का काम करना पड़ेगा बिटवीन फार्मर्स एंड द टेक्नोलॉजी मेकर्स। क्योंकि जब तक कोई टेक्नोलॉजी लैब से लैंड तक नहीं पहुंचती, तब तक वो टेक्नोलॉजी बेकार होती है। और बच्चों को रावे करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आगे आप ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आपने बिल्कुल पास से किसी भी चीज़ को देख रखा है तो आप अपनी दूरदर्शिता से आने वाले टाइम में जब आप किसी पोस्ट पर पहुंचेंगे या जब आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप कुछ पॉलिसी बना पाएँ, तो आप वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बनाएंगे और उसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली रावे जो है, ये जो स्टेटस होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का, जो कि फार्मर्स अडॉप्ट कर चुके होते हैं, या फार्मर्स किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, या फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आती है उन टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करने में, या फिर फार्मर्स को क्या दिक्कत आती है स्किल डेवलपमेंट में या उनके एटीट्यूड को लेकर के कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना सकें। इन सब का एक रूपरेखा जो होती है जब आप विलेज के साथ अटैच होते हैं, रोज़मर्रा में सुबह से लेकर शाम तक जब आप अपना वक्त वहाँ पे ज़ाया करेंगे या वहाँ पे बिताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसीलिए जो टाइमिंग्स होती हैं रावे की, इट कैन बी फ्लेक्सिबल फॉर स्पेसिफिक रीजन्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है या बिल्कुल सुदूर भारत में आप देख लीजिए राजस्थान का एरिया है। तो जनरली मेन क्रॉपिंग सीजन जो है उसके साथ ही कोइंसाइड करने की कोशिश की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल सामने दिखाई दे कि खेत में हो क्या रहा है। अब सरकार ने जब ये रावे शुरू किया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द रूरल सेटिंग इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जिन बच्चों को गांव की पृष्ठभूमि में रहने का मौका नहीं मिला है, वो अपने आप
गांव की पृष्ठभूमि के साथ एक सामंजस्य बिठा लें, एक आइस ब्रेकिंग जिसे हम कहते हैं वो हो जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि रूरल एरियाज़ में किस तरह से अपना जीवन यापन किया जाता है इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी खेती बाड़ी के साथ साथ और भी जहाँ जहाँ किसानों का लेन देन होता है या उसके साथ साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ अपने परिवार को चलाने के लिए करता है, उन सब की डिटेल्स स्टूडेंट्स को पता चल जाएं. Then to make the students familiar with socio-economic conditions of the farmers and their problems. देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. आप पैसा दीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए. लेकिन जो भारत का किसान है, 70% किसान जो है वो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिलीज़ को बिलोंग करता है. तो उस किसान की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या उसके हाथ कहाँ कहाँ बंध जाते हैं कि वो खर्चा करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है. उसके बाद वो जो पैसा है, जो लोन लेता है, वो पैसा लेता है किस तरह से कर्जे पर लेता है, उसको क्या क्या घरेलू प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब से रूबरू कराने का एक ज़रिया है रावे. Then third objective है to impart diagnostic and remedial knowledge to the students relevant to real field situations through practical training. देखिए, अभी तक आपने सारी टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से सारी पढ़ाई की, लेकिन जब आप खेत में उतरते हैं तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ता है. आपको कितना टाइम है आपके पास, कितना पैसा है आपके पास, या कितनी फसल खराब हो चुकी है, उस हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो ये नॉलेज भी इम्पार्ट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया बन जाता है रावे, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट की जाती है. देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स यूजिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स इन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी. देखिए, आप कभी ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आप तमिलनाडु के किसी गांव में जाएं और आप वहाँ पे मारवाड़ी में उसको समझाना शुरू कर दें. आपको वहीं की जो लैंग्वेज है, जो रीजनल भाषा है, या उन्हीं के साथ साथ आपस में घुल मिल करके आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना शार्पन करना पड़ेगा कि सामने वाला किसान आपकी बात को समझना चाहे, उसके लिए राज़ी हो जाए और फिर समझे और उसको फिर लागू भी करे. तो किस तरह से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बढ़ानी है, किस तरह से आपको उसके घर में अपनी पैठ बिठानी है ताकि वो और उसके परिवार के लोग आप पर भरोसा कर सकें. जब तक आप पे भरोसा नहीं होगा तब तक वो आपसे अपनी टेक्नोलॉजीज़ कभी भी नहीं लेंगे. देन फिफ्थ पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है रावे का, वो है टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कम्पिटेंस टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं उतरते हैं, आप में एक आत्मविश्वास की कमी रहती है. आप ये सोचते हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं उसका क्या जवाब दूंगा और किस तरह से उस समस्या का समाधान करूंगा, पता नहीं गांव वाले मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि आप ही लोगों को आगे चल के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये सब पोस्ट पे जाना है और आगे फिर आपको बैक टू बैक आईसीआर से लेकर फार्मर्स के बीच में एक ब्रिज का भी काम करना है. तो आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए और आप में ये स्किल भी होनी चाहिए कि किस तरह से आप सिचुएशन को देखते हुए कौन सी टेक्नोलॉजी किस समय किस किसान को देंगे, ये डिसीजन मेकिंग पावर भी आप में होनी चाहिए. और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है रावे का, वो है टू एक्वेंट स्टूडेंट्स विद ऑन गोइंग एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देखिए, आप सिर्फ रावे में किसानों से ही नहीं मिलते हैं, आप आईसीआर के लोगों से भी मिलते हैं जो कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. तो आप किसानों की प्रॉब्लम्स को ऊपर पहुंचाएंगे और फिर वो आपको स्कीम्स बताते हैं कि देखिए ये स्कीम्स चल रही हैं, ये सब्सिडीज़ दे रही है सरकार, या इस स्कीम में जाने से या ये टेक्नोलॉजी लगाने से किसान को फ़ायदा हो सकता है. तो स्टूडेंट्स की भी नॉलेज इंक्रीज़ होती है. अभी हमने जाना कि रावे क्यों होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, क्या क्या उससे बेनिफिट्स होते हैं. अब हम आते हैं बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है रावे का पढ़ाने का, वो क्या होता है. तो रावे सेमेस्टर 7 में चलता है, 140 डेज का होता है
और इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है कंपोनेंट 1 विच इज़ रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, और दूसरा है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं AIA। अब ये जो प्रोग्राम है ये 7 सेमेस्टर में लिया जाता है बाय BSc AG ऑनर्स स्टूडेंट्स। ये लगभग 20 हफ्ते का होता है और इसका जो वेटेज होता है वो 20 क्रेडिट आवर्स होता है, और ये दो भागों में बटा होता है जैसे कि मैंने बताया आपको, रावे और AIA। तो इसमें जनरल ओरिएंटेशन दिया जाता है ऑन कैंपस ट्रेनिंग के द्वारा बाय डिफरेंट फैकल्टीज, और साथ ही साथ आपको ऑफ कैंपस मतलब या तो आप विलेजेस में जाएंगे या आप KVKs में जाएंगे। KVKs होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि ICR के अंडर आते हैं, या फिर आप किसी कॉलेज से अटैच हो सकते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से अटैच हो सकते हैं या फिर किसी रिसर्च स्टेशन से अटैच हो सकते हैं। तो मेन जो मोटो है वो यही है अटैच करने का कि आपको एक ब्रिज की तरह काम करना है, ताकि जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है वो आप अपने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर से या साइंटिस्ट से या फिर जितने भी अनुभवी लोग ऊपर रिसर्च स्टेशंस पे बैठे हुए हैं उनसे साझा कर सकें, और फिर वो लोग उन समस्याओं का समाधान आपको बता सकें और आप फार्मर्स को कन्विंस कर सकें कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये अटैच होते हैं आफ्टर रूरल अटैचमेंट विद वेरियस एग्रो इंडस्ट्रीज, जिससे कि उनको एक इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट और वर्किंग का भी अंदाज़ा लग सके। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स की, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रावे पे जा सकते हैं? तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि BSc AG ऑनर्स के स्टूडेंट्स जाते हैं, 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स ऊपर नहीं जा सकते हैं जिनका कोई भी BSc AG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में बैकलॉग या फिर रिपीट कोर्स पड़ा हो। That means to register yourself for RAWE, the student should have completed all the courses successfully in the previous years of BSc AG honors. अब ये जब रावे ख़त्म होता है तो उसके बाद एक सेपरेट सर्टिफिकेट भी मिलता है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, और जो अटैचमेंट्स होते हैं वो पूरे के पूरे मेरिट बेस पर होते हैं कि किस विलेज के साथ या फिर कौन सी एग्रो इंडस्ट्री के साथ किस स्टूडेंट को अटैच किया जाएगा। ये दोनों तरफ से हो सकता है, या तो आप भी अपनी तरफ से थ्रू प्रॉपर चैनल, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंडस्ट्रीज़ में अटैच हो सकते हैं, या फिर आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो भी आपको कहीं अटैच कर सकती है। अब ये जो वेटेज है इतना ज़्यादा क्रेडिट आवर्स में, तो इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए भी 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। तो 1 हफ्ता जो आखिरी का होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और इवैल्यूएशन के लिए आप लोगों को दिया जाएगा। स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिकॉर्ड करेंगे अपने सारे ऑब्जर्वेशंस जो भी उन्होंने फील्ड में देखे हैं या फिर एग्रो इंडस्ट्रीज़ में देखे हैं ऑन डेली बेसिस। तो बेसिकली आपको एक डायरी बनानी होगी, या आप किसी भी तरीके से स्पाइरल बाइंडिंग में कर सकते हैं। आपको डे टू डे बेसिस का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, और उसी के साथ आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी इसी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर। तो अब मैंने जो भी मैंने अभी आपको बताया उसको मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कट पिक्चर देने की कोशिश की है। तो 7 सेमेस्टर में ये होता है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस जिसे हम रावे कहते हैं, और दूसरा होता है एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट जिसे हम AIA कहते हैं। तो अब ये मैंने आपको बताया था टोटल 20 हफ्तों का होता है। तो कितने हफ्ते कौन सी एक्टिविटी में आपको इम्पार्ट करने हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले जो पहला हफ्ता है आपका, दैट विल बी ऑफ जनरल ओरिएंटेशन एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज़। इसमें आपको जितनी भी आपकी फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ मतलब जितने भी आपके अलाइड एरियाज़ होते हैं, कोर एरियाज़ हैं, सब्जेक्ट एरियाज़, जैसे कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, देन एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है।
जिस गांव में आपको अटैच किया जाने वाला है या जहां पे आप जाने वाले हैं वहां के संदर्भ में इन सब एरियाज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी और ये 1 हफ्ते के लिए होता है। उसके बाद आपको विलेज अटैचमेंट करना होता है जो कि 8 हफ्ते के लिए होता है। अब इन 8 हफ्तों में आपको क्या क्या काम करना होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आपको या तो यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर दिया जाएगा या कॉलेज के साथ अटैच किया जाएगा या कृषि विज्ञान केंद्र के साथ अटैच किया जाएगा। इट में बी गवर्नमेंट और इट में बी प्राइवेट, या फिर रिसर्च स्टेशन के साथ अटैच किया जाएगा 5 हफ्तों के लिए। अब यहाँ पे भी आपको क्या क्या करना होता है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जैसे अगर आप केवीके में जाते हैं तो अगर एग्रोनॉमी है तो एग्रोनॉमी में आपको लाइक इनपुट यूज एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप या फिर क्रॉप प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं अभी उस एरिया में, या ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट वाटर शेड मैनेजमेंट, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या चल रहा है वहाँ पे, या प्रेसिशन एग्रीकल्चर किस तरह से कर रहे हैं या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर किस तरह से कर रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप सॉइल साइंस के संदर्भ में बात करते हैं तो जो एनआरएम है जैसे कि जिसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स, या ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई फार्मर कर रहा है या करना चाहता है तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, या फिर आप किस तरह से कोई अगर डेफिशिएंसी सिम्टम है किसी क्रॉप में तो उसको कैसे देखेंगे और उसको दूर करेंगे, या फिर सॉइल एंड वाटर क्वालिटी टेस्ट है या रेजिड्यू मैनेजमेंट है या सॉइल फर्टिलिटी मैपिंग है, ये सब बातें आपको बताई जाएंगी सॉइल साइंस के संदर्भ में। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करती हूँ तो जितने भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो आप सामने सामने देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। या हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो वेजिटेबल्स क्या ग्रो होती हैं वहाँ उस फील्ड में, लेआउट क्या है या प्लांटेशन टेक्निक्स क्या है मेजर क्रॉप्स की, किस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वहाँ पे, या ऑर्चर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप मल्टी लेयर क्रॉपिंग किस तरह से कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको दी जाती है। और अगर दूसरे हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो जैसे एंटोमोलॉजी है तो उसमें आप किस तरह से स्टडी करेंगे सिम्टम्स की ऑफ मेजर प्लांट क्रॉप डिजीजेज, या किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे डायग्नोस करेंगे मेजर इंसेक्ट पेस्ट को और उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। या पैथोलॉजी की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि बैक्टीरिया से हो रही हैं या फंगस से हो रही है, हम उसको किस तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं, या हम मशरूम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं बिकॉज दैट आल्सो कम्स अंडर प्लांट पैथोलॉजी ओनली। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन मेजर क्रॉप से रिलेटेड उनके जो जो इनपुट्स हैं उन सब पे आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्लांट क्लिनिक में अटैच होना होता है 2 हफ्तों के लिए। प्लांट क्लिनिक्स होती हैं आपको विलेजेस में ही मिल जाती हैं, रिसर्च स्टेशंस में मिल जाती हैं। सो बेसिकली प्लांट क्लिनिक में आप पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, उसके जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो। अब आता है 3 हफ्ते का एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। तो ये जो एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होता है इसके अंदर क्या क्या करना होता है वो मैं अभी डिटेल में आपको बताती हूँ। लास्ट में आपको 1 हफ्ते के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन इवैल्यूएशन इन सब का टाइम मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स जो हैं जो हम रावे में देते हैं वो होते हैं 20, और 20 ही क्रेडिट आवर्स का रावे आपका होता है पूरे 7 सेमेस्टर में। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था कि 8 हफ्तों के लिए आपको विलेज अटैचमेंट करना होता है, तो उसका भी पहले से आईसीआर ने बता रखा है कि क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी होती हैं। तो पहला वीक जो होता है हम लोग ले लेते हैं, तो फर्स्ट वीक इज फॉर ओरिएंटेशन एंड सर्वे ऑफ विलेज। इसके अंदर आपको ये पता लगाना होता है कि कितनी फैमिलीज रहती हैं, उन फैमिलीज का आधार क्या है, कितने लोग खेती बाड़ी में हैं, कितने लोग अलाइड सेक्टर्स में काम करते हैं, जेंडर रेशियो क्या है, पॉपुलेशन कैसी है, देन कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, कितने लोग ऊपर रहते हैं, कितने लोगों ने लोन ले रखा है, पर कैपिटा या पर फैमिली लैंड कितनी है। तो इस तरह से आप लोगों को एक जनरल
सर्वे आपको करना होता है। उसके बाद जो अगला हफ्ता होता है उसमें एग्रोनॉमिकल इंटरवेंशंस आते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी बातें बताई थी वो सब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन थर्ड वीक होता है प्लांट प्रोटेक्शन इंटरवेंशंस। इसके अंदर आपने जो कुछ भी अपनी ट्रेनिंग में सीखा है, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या प्लांट क्लिनिक की, वो आप अपनी जो जानकारी है वो फार्मर्स को देने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट वीक होता है सॉइल इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशंस। इसमें आप सॉइल सैम्पलिंग, टेस्टिंग, जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है या किस तरह से आप डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को ओवरकम करेंगे, ये सब आप देखते हैं। देन नेक्स्ट वीक होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इंटरवेंशंस, यानी दिस वीक इज टोटली डेडिकेटेड टू हॉर्टिकल्चर। उसके बाद का जो हफ्ता होता है दैट इज फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इंटरवेंशन, क्योंकि आपने फसल तो उगा ली, अब उसको स्टोर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो स्टोरेज में ही लोगों की जो फसल होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं या ख़राब हो जाती है और सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है। देन जो नेक्स्ट वीक है वो आप देते हैं एनिमल प्रोडक्शन इंटरवेंशंस में, क्योंकि मैक्सिमम रूरल फैमिलीज़ में खेती के साथ साथ जानवरों को भी पाला जाता है, तो उनकी क्या परेशानियां हैं, उन लोगों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस तरह से होता है या आईवीएफ किस तरह से होता है, या जो उनके रोग हैं जैसे थनैला रोग है या फुट एंड माउथ डिजीज़ है, वो कैसे सिम्टम्स आप चेक करेंगे, अगर आपको सिम्टम्स दिख जाते हैं तो आपको किसको बताना है, क्या क्या मेडिकेशंस देने हैं, ये सब आप चीज़ें सीखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैब टू लैंड की जो मोटो है उसी पर हमारा पूरा आईसीआर टिका हुआ है, तो वो है एक्सटेंशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़। यानी आपको साथ ही साथ ये जितने ऊपर एक्टिविटीज़ आपने की हैं इनके साथ साथ आपको एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ तो करनी ही करनी है, वरना ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी बेकार हो जाएंगी। अभी मैंने बात किया कंपोनेंट 1 का, जिसमें आपको विलेज अटैचमेंट था। अभी मैं बात कर रही हूँ एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, जिसे हम AIA कहते हैं या फिर कंपोनेंट 2 कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स एग्रो इंडस्ट्रीज़ या फिर स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ से अटैच होते हैं फॉर 3 वीक्स, और जैसे कि सीड सैपलिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ या पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्रीज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री, एग्री फिनेंस इंडस्ट्री, किसी में भी आप अटैच हो सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगता है या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और ये 3 हफ्ते के लिए होता है। तो बेसिकली AIA कराने का क्या मकसद है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे इंडस्ट्रीज़ में जाना चाहते हैं। देखिए 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे, अगर हमको अपने एग्रीकल्चर की नॉलेज को ऊपर लेके जाना है अपने देश में, और वो है टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो अब आप रिसर्च कहाँ पे करेंगे, या तो आप लैब में करेंगे या फिर जो लैब की रिसर्च पायलट स्केल पर हुई है उसको आप फुल स्केल पर जब लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का मेजर रोल आ जाता है, क्योंकि छोटे लेवल पे, रिसर्च लेवल पे तो लैब में हो जाता है, लेकिन रिसर्च लैबोरेटरीज बहुत मास स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। और हर जगह के काम करने का तरीका अलग होता है, लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो आपको उससे भी एक्वेंट करवाना चाहती है आईसीआर, और इसीलिए AIA को भी एक कंपोनेंट की तरह रखा गया है। तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ और टास्क लिए जाते हैं वो होते हैं एक्वेंटेंसेस विद इंडस्ट्री एंड स्टाफ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हायरकी क्या होती है इंडस्ट्री में, किसकी किसको रिपोर्टिंग होती है, किसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। उसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग है या ऑब्जेक्टिव्स और मैंडेट्स है इंडस्ट्री के, वो पता होने चाहिए। देन यू आर मेड टू स्टडी वेरियस प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडस्ट्री स्टाफ। फिर आपको एथिक्स ऑफ इंडस्ट्री सीखने पड़ते हैं, दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर वर्क। बीच में आप कोई मिलावट नहीं करेंगे, कुछ भी एडल्टरेशन नहीं करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप एक गाइडलाइन कहीं मिस करते हैं तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो अल्टीमेटली फील्ड में जाएगा, और फील्ड में जो हमारे किसान भाई हैं वो क्रॉप्स को उगाएंगे, और क्रॉप्स अल्टीमेटली आपके पेट में जाएगी। तो एथिक्स ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद इंडस्ट्री कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, कहाँ कहाँ जनरेट कर सकती है, किस तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या है एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में। क्योंकि देखिए अभी पिछले 10 से 15 साल में एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एक टर्म आया है, जिसमें आपको एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा हो। तो ये जितने पैरामीटर्स होते हैं वो भी आपको सीखने पड़ते हैं। देन लर्निंग द बिजनेस नेटवर्क इंक्लूडिंग आउटलेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट इन ऑल द क्रूशियल टास्क्स ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइम क्रिटिकल कंडीशंस आती रहती हैं, उसको आप कैसे ओवरकम करोगे, ये सब आपको सिखाया जाता है। देन डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है एक्टिविटीज़ का, या फिर जो टास्क आपने परफॉर्म किए हैं उसका। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अप्रेजल एंड रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इतना काम AIA में आपको सिखाया जाता है। अब ये सब हमने देख लिया कि हमें करना क्या क्या है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बच्चों का इवैल्यूएशन का पैटर्न क्या रहता है। ये काम तो सारे करवा लिए गए आपसे, लेकिन अब आपको मार्किंग कैसे की जाएगी। सो इसकी जो इवैल्यूएशन होती है, इट विल बी अ कॉमन इवैल्यूएशन पैटर्न फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं। लेकिन उसमें ध्यान ये दिया जाएगा कि आपने किस तरीके का काम किया है या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आपने कैरी आउट की हैं ड्यूरिंग द रूरल प्लेसमेंट्स, या फिर जो आपके इंडस्ट्रीज अटैचमेंट्स हुए हैं विद रिलेशन टू डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। तो जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी इवैल्यूएटेड फॉर ईच मेजर सब्जेक्ट मैटर एरिया फॉर 100 मार्क्स, और जो ग्रेडिंग होती है वो की जाती है ऑन अ स्केल ऑफ 10। तो जो आउटलाइन है बेसिकली वो मोर और लेस सेम ही रहती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में। मैं एक जनरल आउटलाइन आपको बता दे रही हूँ। मार्क्स जो हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जो भी गाइडलाइंस हैं आपकी यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहला तो है अटेंडेंस एंड डिलीजेंस, यानी आप कितने टाइम तक विलेज में रहे, आप कितने टाइम तक एसोसिएटेड रहे या फिर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड रहे। तो उसकी पूरी रिपोर्ट आपसे ली जाती है और उसके लगभग 5 नंबर होते हैं। मैंने फिर कहना चाहूँगी कि नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। देन एक वर्क डायरी जो आपको मेंटेन करनी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया आपको रोज का काम उसमें डिटेल में लिखना होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है एक्टिविटीज़ का जो भी आपने दिन भर में किया है। उसके बाद तीसरा जो आउटलाइन है वो होती है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और इस रिकॉर्ड में जितने भी उसने टास्क किए हैं, सीक्वेंशियल स्टेप्स क्या क्या थे, क्या प्रोसेस उसने फॉलो किया कंप्लीशन ऑफ द टास्क को लेकर के, क्या अप्रोच उसने लगाई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या फिर अगर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं तो उसकी ऑडियंस कौन थी, उनसे क्या फीडबैक मिला, उन्होंने वो कितने कन्विंस हो पाए आपकी टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट में लिखनी होती हैं। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, उसमें आपको बैकग्राउंड देना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ते हैं, विजन एंड मिशन देना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टाफ की पोजीशन, देन ऑपरेशन या कवरेज एरिया क्या है उस इंडस्ट्री का, और स्टूडेंट्स ने क्या टास्क उन्होंने उठाए, उन्होंने क्या आउटपुट दिया, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, इन सबको लेकर के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्लेसमेंट। जब आप अटैच किए जाते हैं विलेज से तो आपका एक फीडबैक लिया जाता है वहाँ के प्रधान से या वहाँ के लोगों से, या फिर जिस बंदे को या जिस टीचर को आपके साथ असाइन किया गया है, जो भी आपके एक्सटेंशन के टीचर्स हैं, तो वो सब आपको एक ओवरऑल आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा है वहाँ पे उसके बेसिस पर आपको मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन या फिर प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब हर बच्चा उसकी अपने अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, अपने अलग एक्सपीरियंस हैं, तो वो शेयर करता है। एक ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें आप लोग अपने अपने जो समस्याएं आई आपको या चैलेंजेस आए आपने उसको कैसे ओवरकम किया, उसका आप अपनी जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका आदान प्रदान करते हो, और इसके भी मार्क्स होते हैं। और उसके बाद होता है एक फाइनल वाइवा वो से एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हर बच्चे को फाइनल वाइवा वो सी देना होता है, और जो आपके टीचर्स हैं या जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, और एक ओवरऑल वो ये देख लेते हैं कि आपको रावे से कितना फ़ायदा हुआ,
आपकी वजह से, रावे में होने की वजह से फार्मर्स को कितना फ़ायदा हुआ, या केवीके को कितना फ़ायदा हुआ, या ओवरऑल सोसाइटी को कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको रावे का A to Z समझ में आ गया होगा, आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि रावे क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और उसको इवैल्यूएट किस तरह से किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इस पे कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।